साउथ कोरिया और जापान अमेरिका के पूर्वी एशिया के अंदर बहुत ही मजबूत पार्टनर्स हैं। इन दोनों ही देशों के राष्ट्राध्यक्षों को कैंप डेविड बुलाया गया है एक ऐतिहासिक मीटिंग के लिए। और इस मीटिंग के क्या रिपरकशंस हैं और कैंप डेविड की क्या हिस्ट्री है वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ये है साउथ कोरिया के राष्ट्रपति युन सुक योल और ये है जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिडा। इन तीनों ने ही हाल ही में कैंप डेविड प्रेसिडेंशियल रिट्रीट में एक महत्वपूर्ण मुलाकात करके चाइना के खिलाफ अपनी सिक्योरिटी रणनीति को और मजबूत करने का फैसला किया है। आगे बढ़ें और डिटेल में इसके बारे में चर्चा करें उससे पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आप मेरे द्वारा यूपीएससी के कोर्सेज को अवेल कर सकते हैं उड़ान एक्स बैच को ज्वाइन करके। यह हमारा 2024 के लिए लाया जाने वाला आखिरी यूपीएससी कोर्स है। याद रखिए, उड़ान देश का सबसे अफोर्डेबल यूपीएससी बैच है जहां पर 900+ आवर्स की आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं ओनली फॉर अ प्राइस ऑफ 10,000 रुपीज। और ये नया बैच 1 सितंबर से लॉन्च हो रहा है। इसको ज्वाइन करने का लिंक नीचे पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। वेबसाइट पे जो भी प्राइस है महिपाल कोड अप्लाई करने पर ये 10,000 रुपीज हो जाएगी। अगर आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो बोध बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने अब एक पाथफाइंडर पास लॉन्च किया है जिसमें आप हिस्सा लेकर या इसको अवेल करके चाहे जीएस हो, ऑप्शनल हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, कोई भी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। वंस यू हैव दिस पास इट इज लाइक एन एंट्री टिकट टू द यूनिवर्सिटी। उसके बाद जाकर आप किसी भी क्लास में बैठ जाइए, कोई रोक टोक नहीं है। हमारे जो फ्यूचर में कोर्स आएंगे अगले 2 सालों में उनको भी आप ज्वाइन कर पाएंगे जस्ट ऑन परचेसिंग दिस वन पास फॉर 20,000 रुपीज। तो ये प्राइस इसका अभी कुछ ही समय के लिए है, इंट्रोडक्टरी प्राइस है। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके या फिर 9595008800 पर कॉल करके इसकी ज्यादा जानकारी प्राप्त हो सकती है। ये 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी हमने लॉन्च कर दिए हैं। अगेन दी मोस्ट अफोर्डेबल सब्जेक्ट्स इन दी एंटायर कंट्री। ऑप्शनल और जीएस के कंबाइंड बैचेस को भी आप अवेल कर सकते हैं। और ये टीम है जो आपको पाथफाइंडर यूट्यूब चैनल पर पढ़ाती है, सेम टीम आपको वहां पर लाइव बैचेस में भी पढ़ाने वाली है। तो देखिए, अभी रिसेंटली जो तीनों देशों ने प्लेज लिया है या फिर एक वादा किया है एक दूसरे से, वो है कि हम आपस में कोई भी क्राइसिस हो उस समय कंसल्ट करेंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और जो भी बात कहनी है, मान लीजिए चाइना के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देना है तो वो एक तरह का मैसेज होना चाहिए। वी विल अलाइन आवर मैसेजिंग, यानी कि आप कुछ अलग बोल रहे हैं, हम कुछ अलग बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई जॉइंट क्राइसिस या थ्रेट है तो उसके समय में हम सब मिलकर एक जैसा संदेश दुनिया के सामने रखेंगे। अब ये फैक्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नॉर्थ कोरिया और चाइना ये दोनों ही इन देशों के लिए एक थ्रेट है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया की हिस्टोरिकली दुश्मनी रही है और चाइना सभी के लिए इस रीजन के अंदर थ्रेट है। फॉर जापान, फॉर साउथ कोरिया, फॉर इंडिया, फॉर यूएसए, वो सभी चाइना को एक थ्रेट के रूप में देखते हैं। ये पूरा पैक्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आमतौर पर जापान और साउथ कोरिया के बीच में इतने अच्छे रिलेशंस नहीं रहे हैं। दोनों देशों के बीच में एक बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है। हिस्ट्री ये है कि जापान ने 1910 से 1945 के बीच में साउथ कोरिया पर कब्जा कर रखा था और उस समय इन्होंने वहां पर बहुत सारी यातनाएं दी थी। लोगों को, सिविलियन पॉपुलेशन को काफी प्रताड़ित किया गया था, महिलाओं का यौन शोषण किया गया था और इन्हीं सब कारणों से साउथ कोरिया के लोगों में आज भी उस ऐतिहासिक गलती के लिए जापान के लिए दिल में इतनी जगह नहीं है। जापान जो उस समय था, जो इंपीरियल जापान था, उसके द्वारा किए गए कारनामों के कारण और क्योंकि जापान ने प्रॉपरली इनसे अच्छे तरह से अभी तक माफी नहीं मांगी है, इसीलिए आज भी साउथ कोरिया जापान से अच्छे रिलेशन रखने में थोड़ा कोताही बरतता है और कई छोटी छोटी बातें हो जाती है जिसके कारण दोनों देशों के बीच में कई बार डिप्लोमेटिक रिलेशंस बंद कर दिए जाते हैं, एम्बेसीज बंद हो जाती है। ये काफी चलता रहता है साउथ कोरिया और जापान के बीच में। हालांकि दोनों ही यूएस एलाइज हैं लेकिन आपस में दोनों की बहुत अच्छी नहीं बनती है और यूएस इस पुराने ऐतिहासिक फ्यूड को खत्म करके आगे बढ़ना चाह रहा है। ये दोनों को बताया जा रहा है कि देखो, अब ज्यादा बड़ा थ्रेट चाइना है, पुराने इतिहास को भूल जाओ और आगे बढ़ो। तो साउथ कोरिया, जापान और यूएसए, इन तीनों को, नॉर्थ कोरिया और चाइना, इन दोनों के थ्रेट से लग रहा है कि निपटने के लिए तीनों देशों के बीच में मजबूत रिलेशंस बनाना जरूरी है। इसीलिए इन्हें कैंप डेविड बुलाया गया। अब ये कैंप डेविड इतना खास क्यों है? देखिए, अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में रहते हैं, वहीं से काम करते हैं, ये तो आपको भी मालूम होगा। वॉशिंगटन डीसी जो कैपिटल है वहां पर ये व्हाइट हाउस है, लेकिन वहां पर माहौल कई बार फॉर्मल सा हो जाता है। इसी फॉर्मल माहौल को थोड़ा सा लाइटन अप करने के लिए या एक पर्सनल टच देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति एक फार्म हाउस मेंटेन करते हैं। जैसे कि बड़े बड़े लोगों के फार्म हाउसेस होते हैं, वैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति का भी एक फार्म हाउस है जो वॉशिंगटन से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर में स्थित है और इसका नाम है कैंप डेविड। तो 125 एकड़ में फैली ये प्रॉपर्टी, इसके अंदर एक पूरा घर बना हुआ है, प्रॉपर मेहमानों के रहने के लिए कमरे हैं और लंबा सा ग्राउंड है जिसमें आप जंगल में चाहे तो 2-2 घंटे की वॉक्स ले सकते हैं। तो एक काफी रिलैक्स एटमॉस्फेयर हो जाता है और यहाँ पर अक्सर परिवारों को इन्वाइट किया जाता है। जैसे अगर राष्ट्रपति आ रहे हैं तो उनके साथ उनकी वाइफ को, उनके बच्चों को भी इन्वाइट किया जाएगा। तो इस तरह का एक पर्सनल टच देने की कोशिश करी जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। और याद रखिए कि यहां पर कैंप डेविड में, जहां पर राष्ट्रपति छुट्टियां मनाने आते हैं मोस्टली अपनी साल में कुछ दिन के लिए, वहां पर बहुत कम विदेशी मेहमानों को बुलाया जाता है। सो इट इज अ बिग ऑनर कि अगर आपको कैंप डेविड में इन्वाइट किया जाए। तो कैंप डेविड में कुछ ऐतिहासिक समझौते भी हुए हैं। तो ये कैंप डेविड की कुछ तस्वीरें हैं।
सर्दियों में ये ऐसा नज़र आता है, एक फ्रोजन जंगल जैसा, लेकिन गर्मियों में यहाँ पर काफ़ी अच्छे नज़ारे आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जो बाइडेन के पिछले 2.5 साल के कार्यकाल में इन्होंने अभी तक किसी को भी कैंप डेविड इनवाइट नहीं किया है। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट एनी फॉरेन डिग्निटरी हैज बीन इनवाइटेड टू कैंप डेविड बाय जो बाइडेन। और जापान के राष्ट्रपति, जापान के प्रधानमंत्री और साउथ कोरिया के राष्ट्रपति को जो बाइडेन के साथ एक लंबी वॉक करते हुए भी देखा गया। तो माना जा रहा है कि इस माहौल के अंदर इनकी काफ़ी अच्छी बातचीत हुई है। और कैंप डेविड में पहले भी कई इंपॉर्टेंट समझौते हो चुके हैं, जैसे कि विंस्टन चर्चिल को यहाँ पर होस्ट किया गया था एफडीआर के द्वारा। फिर जिमी कार्टर ने 1970s में इजिप्ट और इजराइल के राष्ट्रपतियों को यहाँ पर बुलाकर उनके बीच में संवाद किया। एंड फाइनली 1979 में ऐतिहासिक कैंप डेविड अकॉर्ड साइन हुए थे, जिसके तहत इजिप्ट दुनिया का पहला अरब कंट्री बना था जिसने इजराइल को रिकग्निशन दी। तो इजराइल को ऑफिशियली रिकग्नाइज करने वाले बहुत कम अरब कंट्रीज हैं। अब पिछले 2 साल में तो बढ़ गए हैं, लेकिन पिछले 65 सालों में सिर्फ एक इजिप्ट ही था जो इन्हें रिकग्नाइज करता था, और वो भी मेनली क्यों? बिकॉज ऑफ दीज कैंप डेविड टॉक्स। अब फिलहाल इन सभी देशों को एक होना पड़ा है क्योंकि चाइना अपनी एग्रेसिवनेस बढ़ाता जा रहा है। चाइना ऑलरेडी 9 डैश लाइन वाला पूरा एरिया साउथ चाइना सी में क्लेम करता है, और उसके अपने कई पड़ोसी देशों के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहे हैं, मैरीटाइम टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। रिसेंटली फिलीपीन सरकार ने चाइना के एम्बेसडर को बुलाया था क्योंकि दोनों देशों के बीच में एक क्लैश होता रह गया। यहाँ पर चाइनीज कोस्ट गार्ड ने वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया था फिलीपींस के कुछ जहाज़ों पे, और ये घटना हुई थी सेकंड थॉमस शोल नाम की जगह पर। इस जगह का नाम याद रखिएगा, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो देखिए, ये सेकंड थॉमस शोल स्प्रैटली आइलैंड्स के काफ़ी नज़दीक स्थित है। फिलीपींस का यहाँ पर एक कब्जा है। फिलीपींस यहाँ पर एक पुरानी सी जंग खाई हुई बोट के ऊपर भी कब्जा जमा कर बैठा है, और यहाँ एक काफ़ी लंबे समय का स्टैंड ऑफ चला था बिटवीन द फिलीपींस एंड द चाइनीज कोस्ट गार्ड। इसके बाद से साउथ चाइना सी के एरिया में टेंशंस काफ़ी बढ़े हुए हैं, और ऐसे में चाइना को काउंटर करने के लिए साउथ कोरिया और जापान भी आगे बढ़कर यूएस का और इन्वॉल्वमेंट चाहते हैं। एक और फैक्टर है जो इन देशों को नज़दीक ला रहा है, डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप हालांकि जेल जाने के पूरे आसार हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो चुनाव जीत जाए अगला वाला, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार ये बात कही है कि मैं तो जापान और साउथ कोरिया को अमेरिका से दूर करना चाहता हूं। इन्होंने कुछ साल पहले भी, जब ये चुनाव हार गए थे, उसके बाद भी ये कहा था कि अगर मैं पावर में हूं तो मैं अमेरिकन ट्रूप्स को साउथ कोरिया से बाहर ले आऊंगा, क्योंकि हम उनकी सिक्योरिटी फ्री में क्यों कर रहे हैं? या तो उनसे पैसे मांगे जाएं, दे शुड पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अब साउथ कोरिया बिलियंस ऑफ डॉलर देने को तैयार होगा नहीं, और ऑफकोर्स ऐसे स्टेटमेंट आप ओपनली दोगे तो कोई भी देश नाराज हो जाएगा। तो इन्होंने इन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो होती थी साउथ कोरिया के साथ, वो भी बंद कर दी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने, याद कीजिए, नॉर्थ कोरिया के साथ एक टॉक्स करी थी, नॉर्थ कोरिया के लीडर के साथ इन्होंने मुलाकात करी थी। उसके बाद साउथ कोरिया के साथ अमेरिका ने अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज बंद कर दी और कई सारे स्टेटमेंट भी दिए थे। तो ऐसे में सियोल थोड़ा नाराज हो गया था, साउथ कोरिया नाराज था कि आप हमसे ऐसे कैसे बातचीत कर सकते हैं, इतने सालों से हम आपके पार्टनर रहे हैं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप अगला चुनाव फिर से जीत गए 2024 में और राष्ट्रपति बनकर आ गए, तो ये पूरी संभावना है कि वो जापान और साउथ कोरिया को आइसोलेट कर देंगे, या फिर अमेरिका के जो मजबूत रिश्ते हैं इन दोनों देशों के साथ, उनको कमजोर करा जाएगा। इस घटना से बचने के लिए या इस फ्यूचर से बचने के लिए जो बाइडेन ने दोनों को स्पेशली बुलाकर आश्वस्त किया है कि नहीं, अमेरिका की पॉलिसी सेम रहने वाली है। चाइना इस पूरी समिट को देख रहा है कि ये तो हमें घेरने की तैयारी है, मिलिट्रली यूएसए हमें चारों तरफ से घेरना चाहता है, और इसीलिए चाइना ऑफ कोर्स इसके खिलाफ स्टेटमेंट दे रहा है। तो ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है ईस्ट एशिया की पॉलिटिक्स में, जो आपको जानना जरूरी था इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। मेरे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ के वीडियोस की अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारे टॉपर्स हैं प्रीवियस ईयर्स के, जिनकी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। पर्सपेक्टिव सीरीज को जरूर देखिए। ज्वाइन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।